हेलो जी, कैसे हो सारे। आई होप आपसे बढ़िया होंगे एंड अपनी जो वेब डेवलपमेंट की जर्नी है उसको आप एकदम स्मूथली मौज मस्ती के साथ कर रहे होंगे। एंड आजकल आप क्या कर रहे हो, मतलब आप कॉलेज के अंदर हो या स्कूल में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट। एंड चलिए बिना किसी डिले के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे कि सेलेक्टर होते क्या हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक बहुत बहुत छोटा सा ओवरव्यू लिया था कि सेलेक्टर क्या होता है। जब हम प्रॉपर्टीज़ को एक्सटर्नल एंड इंटरनल सीसेस के थ्रू यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हम कुछ इस तरीके का एक कंटेंट डाल लेते हैं, ऐसा कि भाई जो एलिमेंट हमको चाहिए था हम उसको डाल देते। सो यही सेलेक्टर होता है, ठीक है। सो सेलेक्टर इज़ अ वे बाय विच वी कैन टारगेट मल्टीपल और एन एलिमेंट, ठीक है। तो सेलेक्टर एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को या किसी सिंगल एलिमेंट को टारगेट करते हैं, किस लिए, उसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, ठीक है। सिंपल इतनी सी डेफिनेशन और कुछ नहीं। नाउ सेलेक्टर्स जो होते हैं ना वो 4 तरीके के होते हैं आपके पास, इनफैक्ट 5 तरीके के होते हैं। ओके, फर्स्ट आपका होता है आईडी सेलेक्टर, देन अ क्लास सेलेक्टर, देन अ एलिमेंट सेलेक्टर एंड अ ग्रुप सेलेक्टर, और एक और होता है दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेलेक्टर। ओके, सो वन बाय वन हम सबको समझते हैं एंड फिर हम आपको आगे बताएंगे। ओके, सो देखो आईडी सेलेक्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे आप आईडी के थ्रू सेलेक्ट कर रहे होगे, जस्ट लाइक दिस। आईडी जब भी होता है आपको पता है कि हम एक हैशटैग यूज़ करते हैं हमेशा आईडी को, जब भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम जब आईडी के थ्रू बुकमार्क्स बना रहे थे तो भी हम हैशटैग यूज़ कर रहे थे। सो आईडी और हैशटैग का बहुत एक क्लोज रिलेशन है। जस्ट लाइक अगर आप क्लास सेलेक्टर के बारे में समझोगे, सो वहाँ पे डॉट जो होता है ना, डॉट जिससे हम क्लास डिफाइन करते हैं, सो उसका बहुत रिलेशन होता है। सो अब हम थ्योरेटिकली ना समझ के सीधे प्रैक्टिकली समझते हैं। चलिए हम वी एस कोड पे आते हैं अपना, एंड यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी ऑन कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं 3 पैराग्राफ, ठीक। अब इन तीनों पैराग्राफ के अंदर हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, लाइक लॉरम 10। ओके, इसको ऑर्डर करके ऐसे करते हैं। चलिए अब ना देखो हम इसमें करते हैं आईडी ऐड, लाइक आईडी के थ्रू हम करते हैं यहाँ पे P1, यहाँ पे हम क्लास ऐड कर देते हैं, एक क्लास डाल देते हैं इसकी P2, देन यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको ऐसे रहने देते। चलो अब लेट सपोज़ आपका क्या मन कर रहा है ना कि भाई मेरे को एक जो ये है इस पैराग्राफ के, यहाँ पे 3 पैराग्राफ है ना, तो मुझे इस फर्स्ट पैराग्राफ के जो टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में चाहिए एक ब्लू कलर। ओके, तो क्या कर सकते हो आप, सिंपली यहाँ पे आओगे, यहाँ पे हम अभी इंटरनल सीसेस का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो हमको क्या चाहिए कि जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है ये वाला, हमें इसका बैकग्राउंड जो है ब्लू चाहिए, ठीक। सो देखो हम पे आईडी है ना, सो आप सबको पता है कि आईडी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट की जो आईडी होती है वो पूरे वेब पेज के अंदर यूनिक होती है, ठीक। सो आईडी से ना आपको एक चीज़ पकड़ के रखनी है कि किसी भी अगर आपको एक यूनिक एलिमेंट को अप्रोच करना है, कुछ उसकी स्टाइल चेंज करनी है, सो उसके लिए आप उसकी आईडी के थ्रू जाओगे। सो आईडी के थ्रू जब भी आप जाओगे तो आप यूज़ कर रहे होगे आईडी सेलेक्टर। उसको कैसे यूज़ करते हैं, सिंपली देखो सबसे पहले आपको हैशटैग लगाना होता है, ठीक। अब इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है P1, सो यहाँ पे P1 लिखो, देन यहाँ पे इसको ऑन करो और अपने यहाँ पे अपने कलर डिफाइन कर दो, कलर कर दो यहाँ पे ब्लू, ठीक। बट इसका टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाएगा, हमको तो इसका बीजी कलर चाहिए था, हम चाहते हैं इसके बीजी कलर पे एंड ये ब्लू कर देते हैं। चलिए देखो हो गया ना। बट आपने एक चीज़ ध्यान करी कि भाई बाकी 2 पैराग्राफ भी थे वो कलर नहीं हुए, ठीक है। तो एक ये अप्रोच होती है, एक सिंगल एलिमेंट को अगर आपको अप्रोच करना है सो आप उसको आईडी के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। ओके, लेट सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे जाके Ctrl+V देन Ctrl+V कर देता हूँ। देखो अभी जो बीच के 3 पैराग्राफ्स हैं ये सारे जो है हमको इनका कलर चेंज करना है रेड पे, ठीक। अभी कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो है कि आप यहाँ पे स्टाइल CS के थ्रू लगाओ, बट वो बहुत लेंदी तरीका है। सो अब हम क्या करेंगे, देखो हम सिंपली यहाँ जाएंगे और यहाँ पे P1 यूज़ कर लेंगे, देखो P2 ऐसे और ऐसे कर देंगे। अब आप सबको पता है कि भाई जो भी क्लास होती है वो बहुत सारे एलिमेंट की सेम हो सकती है, ठीक है। अनलाइक आईडी तो सबकी यूनिक होती है, बट क्लास जो होती है बहुत सारे एलिमेंट की सेम हो सकती है। आप पढ़ के आए हो ये सब। सो लेट सपोज आपने क्लास डिफाइन करी, लेट सपोज आपको जो 3 ये करने थे, ठीक। इन 3 पैराग्राफ के आपको जो कलर है वो रेड करना था। सो हमने क्या करा कि इन 3 पैराग्राफ की जो क्लास है वो P2 सेट कर दी, है ना, P2 सेट कर दी। तो इससे क्या होगा, एक ग्रुप बन गया। तो जब भी आपको एक ग्रुप में चेंज करना होता है तो आप यूज़ कर सकते हो अपनी सिंपल कौन सी क्लास सेलेक्टर, ठीक है, जो हमने भी यूज़ करा है। अब यहाँ कलर रख देता रेड, देखो एक साथ तीनों का रेड चेंज कलर हो गया। बट अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लास्ट वाला अब भी चेंज नहीं हुआ, है ना। सो ये क्यों हुआ, बिकॉज हमने उसको अप्रोच ही नहीं करा। अभी तक तो हम एक सेलेक्टिव अप्रोच रख रहे हैं कि भाई इस आईडी वाले को कर दो, इस क्लास वाले को कर दो, ठीक है। बट लेट सपोज मुझे ये करना है कि मुझे सभी जो पैराग्राफ है उनका जो कलर है, सॉरी उनके जो फ़ॉन्ट है वो बड़ा करना है, ठीक। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ यूज़ करूँगा एलिमेंट सेलेक्टर। देखो एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, ये क्या है, ये आपका P एलिमेंट है, ये आपका पैराग्राफ टैग है। सो जितने पैराग्राफ टैग है उन सभी का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 बढ़ाना है, ठीक। सिंपली
तो मैं यहाँ जाऊँगा सिंपल पी लिख दूँगा। अब देखो ना मैंने यहाँ पे कोई आईडी मेंशन करी, ना मैंने कोई क्लास मेंशन करी, बिकॉज मैंने यहाँ पे डॉट एंड हैशटैग यूज़ नहीं करा। तो सिंपल मैं अगर पी यूज़ कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा ना, बस जितने भी पी टैग वाले आपके सारे जो एलिमेंट है वो सब सेलेक्ट हो गया अपने आप ही। अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ को अगर बढ़ाने की कोशिश करूँ, फ़ॉन्ट साइज़ पे जाता हूँ एंड इसको मैं कर देता हूँ एकदम लार्जर। देखो सभी में हो गया, किसी को भी नहीं छोड़ा इसने। तो इसको कहते हैं होता है एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर का जब आपको पूरे किसी एक एलिमेंट को पूरे वेब पेज के अंदर डिज़ाइन करना होता है तो आप एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ कर रहे होते हो। किसी ग्रुप को करना होता है तो आप क्लास सेलेक्टर यूज़ कर लेते हो, और अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिक एलिमेंट को करना होता है तो आप आईडी सेलेक्टर यूज़ करते हो, ठीक है। आई होप आपके बात समझ आई होगी। अब लेट सपोज आप एक केस समझो कि भाई मुझे ना इस आईडी वाले एलिमेंट को, इस क्लास वाले एलिमेंट को और इस पूरे एलिमेंट को एक साथ करना है, तो वो कैसे होगा। यहीं पे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, सभी फ़ॉन्ट को हम डार्क बनाते हैं, थोड़ा और डार्क करते हैं। सो कैसे हो सकता है, देखो एक सिंपल तरीका ये है कि हम पी कर देते हैं यहाँ पे, है ना, पी यूज़ करेंगे और ऐसे करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फ़ॉन्ट जो है फ़ॉन्ट वेट को क्या करते हैं हम कर देते हैं 900, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो सारे बोल्ड हो गए, ठीक है। बट हम ये तरीका यूज़ नहीं करते। और लेट सपोज़ क्या करो कि मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर एक आर्टिकल भी जोड़ देता हूँ, ठीक। हम यहाँ पर एक आर्टिकल जोड़ देते हैं जिसके अंदर हम लिख देते हैं लॉरेम 5, यहाँ पे 5 वर्ड इसके अंदर भी आ गए। अब आप ये तरीका यूज़ करोगे, पिछला वाला था यहाँ पे, उससे तो ये सब हो जाएंगे, बट ये आर्टिकल तो होगा नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपने पैराग्राफ टैग को ही मेंशन कर रखा है सिर्फ, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, देखो सिंपली आप क्या करो, मैं आपको एक और टास्क देता हूँ कि आप बिना पी टैग को यूज़ करके दिखाओ इसको, ठीक। तो देखो हम आपको सिखाई देते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए होता है आप पे ग्रुप सेलेक्टर। इस ग्रुप सेलेक्टर में क्या होता है, देखो आप इसके अंदर कोई भी आईडी मेंशन कर सकते हो, कोई क्लास और कोई भी एलिमेंट एक साथ। कैसे, देखो लेट सपोज मुझे जो इसकी आईडी है P1, इसको करना है कॉमा के थ्रू आप एक अलग एलिमेंट डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक। लाइक आपने आर्टिकल को भी करना है, ठीक, आर्टिकल को करना है। देन आपको जिसकी क्लास P2 है उनको भी सिलेक्ट करना है ऐसे, देन इतने ही। अब इनको करना है आपको फ़ॉन्ट वेट जो है वो आपको क्या करना है, बोल्ड करना है, ठीक है। तो 900 कर दे, देखो सबका फ़ॉन्ट वेट जो है बड़ा हो चुका है, मतलब बोल्ड हो चुका है, ठीक है। तरीका होता है ग्रुप सेलेक्टर का। यहाँ पे आप बहुत सारे मल्टीपल आईडी, मल्टीपल जो आपके एलिमेंट एंड मल्टीपल क्लासेस को रख सकते हो, ठीक है। ये तरीका है ग्रुप सेलेक्टर का। तो हमने जितने अपने 4 मेन थे ना, आईडी सेलेक्टर एंड जो आपका क्लास सेलेक्टर है एंड देन आपका ग्रुप सेलेक्टर, हमने इन सबको पढ़ लिया और साथ में एलिमेंट सेलेक्टर को भी पढ़ लिया है, ठीक है। लेट सपोज आपको क्या करना है कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ बनाई, देखो हम यहाँ पे करते हैं नीचे, हम यहाँ पे आर्टिकल पे आते हैं एंड हम 4 आर्टिकल बनाते हैं। अब चारों में क्या करते हैं, कुछ एक वर्ड ऐड कर देते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं, ऑल्ट के थ्रू ऑल्ट प्रेस करके आप ये मल्टीपल कर्सर से ला सकते हो। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, लॉरेम 5, चलो ठीक है। अब मैंने क्या करा कि लेट सपोज मैं आर्टिकल में आता हूँ एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास डिफाइन करता हूँ, जैसे कि आर्ट वन, ठीक, ऐसे करता हूँ। अब ना किसी एक एलिमेंट के अंदर मुझे किसी एक पर्टिकुलर क्लास को सेलेक्ट करना है, तो वो कैसे करते हैं, देखो सिंपल आर्टिकल डॉट उसका क्या था 81, है ना, आर्टिकल डॉट आर्ट1 का क्या करो, बीजी कलर क्या कर दो, एक्वा कर दो। देखो मैंने आर्टिकल के अंदर गया, आर्टिकल एलिमेंट के अंदर, उसके अंदर मैंने चूज़ करी क्लास जिसकी आर्ट1 थी, तो ये वाली पकड़ ली इसने, बिकॉज मैंने यही करी थी सेकंड वाली। तो देखो ये कलर हो गया। तो ये भी एक तरीका है किसी एक एलिमेंट के अंदर किसी पर्टिकुलर क्लास को पकड़ना, ठीक है। देखो 4 आर्टिकल्स थे, तो उन 4 में सेकंड वाले में मैंने क्लास डाली थी तो उसने इसको चूज़ कर लिया। तो एक तरीका होता है, ठीक है। आप इनको नोट्स के थ्रू और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक। अब देखो मैं आपको एक बार यूनिवर्सल सेलेक्टर के बारे में बता दूँ क्या होता है। देखो अभी अगर मैं इसको ऑन करूँ, देखो सिंपली देखो आपको यहाँ पे साइड में कुछ ये दिख रहे हैं, ये सब मतलब थोड़े स्पेस दिख रहा होगा, साइड में लेफ्ट में दिख रहा है, थोड़ा सा टॉप में दिख रहा है, राइट में दिख रहा है। सो ना पैडिंग होती है, ठीक है। हम इसको अगले लेक्चर में समझेंगे पैडिंग होती है क्या आखिर में। बट देखो लेट सपोज मुझे सब गायब करना है। सो अगर आप ये यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ करते हो ना, यूनिवर्सल सेलेक्टर जब आप यूज़ कर रहे होते हो, सो क्या होता है ना, सब कुछ सेलेक्ट, सब कुछ पूरे वेब पेज में कुछ भी है ना वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। यूनिवर्सल सेलेक्टर में मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ कि मार्जिन जो है वो दे दो 10 का, मतलब 10 पिक्सल का दे दो, और देखो कुछ गैप हो जाएगा। देखो इसके यहाँ पे साइड में ना गैप आ गया, कैसे, बिकॉज इस पूरे कंटेंट पे 10 मार्जिन का गैप हो गया। आप सिंपल इसको नहीं समझ रहे हो, चलो छोड़ो। हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई बैकग्राउंड कलर करते हैं ब्लैक, एकदम ये पूरा ब्लैक हो जाएगा बॉडी, बिकॉज ये सब बॉडी पे काम करता है, ठीक। देखो पूरा ब्लैक हो गया ना। और यहाँ पे जो ये सब ओवरलैप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे आपने कुछ एलिमेंट्स यूज़ कर रखे हैं, कुछ ऐड यूज़ कर रखी है। बिकॉज देखो 3 यहाँ पे जो थे वो गायब हो चुके हैं, ठीक है। अब दिख रहे होंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया बिकॉज। सो अभी हम स्पेसिफिसिटी के बारे में आगे पढ़ रहे होंगे। सिंपली इतना याद रखो कि यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या होता है, जिसके थ्रू ना आप कुछ भी जो ऐड करोगे इसके बीच में वो सब में लागू हो जाएगा, सब में, ठीक है। कोई ये नहीं देखा कि आर्टिकल है, ये नहीं देखा कि कोई पैराग्राफ है, वो सब में कर देता है अपने आप ही। हम इसको आगे और समझ रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको इसको ओवरव्यू मिल गया होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ने के लिए दिया था कि भाई 4 फैक्टर्स क्या होते हैं कैस्केडिंग के, ठीक। अब तक आपने एक अच्छी खासी ग्रिप बना ली है अपनी सीएसएस के अंदर, एक बेसिक सी।
तो अब मैं आपको इनके बारे में बता सकता हूँ, और आई होप आपने इस खुद से पढ़ा होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो, स्पेसिफिसिटी मीन्स क्या होता है ना कि प्रायोरिटी, अगर प्रेसिडेंस की सेलेक्टर के, मैंने आपको बताया बहुत तरह के सेलेक्टर होते हैं, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, एंड आप इनलाइन के अंदर भी डाल सकते हो, ठीक है। सो एक सपोज करो कि आपके पास एक पैराग्राफ है, ठीक, आपने उसके अंदर इनलाइन सीएसएस के थ्रू कोई प्रॉपर्टी ऐड कर दी, कोई प्रॉपर्टी आईडी के थ्रू भी यूज़ कर दी, कोई प्रॉपर्टी क्लास सेलेक्टर के थ्रू, एंड कोई प्रॉपर्टी एलिमेंट सेलेक्टर के थ्रू कर दी। सो आपने एक पैराग्राफ के अंदर 4 तरीके से आईडी प्रॉपर्टी है वो सेलेक्ट कर दी। सो अब भाई लेगा कौन सा सीएसएस, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेगी? सो वो करता है इस ऑर्डर पर डिपेंड। सबसे पहले वो लेती है इनलाइन सीएसएस की प्रॉपर्टी, देन वहाँ पे कोई नहीं मिलती तो वो आईडी पे आती है, आईडी पे भी नहीं मिलती तो वो क्लास पे आती है, देन वो एलिमेंट पे आती है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर होता है किसका, प्रायोरिटी का, कि भाई सीएसएस को अगर किसी एक एलिमेंट के अंदर इन 4 जगहों पे प्रॉपर्टी मिलेगी तो इस ऑर्डर में प्रॉपर्टी फॉलो कर रहेगी। सबसे पहले इनलाइन सीएसएस, देन आईडी, देन क्लास, देन एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको स्पेसिफिसिटी का मतलब समझ में आया होगा। ओके, अब हम आते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। देखो इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंपली देखो एक पेरेंट एलिमेंट होता है और एक चाइल्ड एलिमेंट, ठीक। लेट्स सपोज आपको जो बॉडी टैग होता है वो एक पेरेंट एलिमेंट होता है, उसके अंदर हम लिख रहे होते हैं हेडर टैग, नेविगेशन टैग, ये सब चाइल्ड एलिमेंट होते हैं उसके, ठीक है। तो सिंपली जब कोई आप प्रॉपर्टी बॉडी टैग के अंदर डाल रहे हो तो वो सारी प्रॉपर्टी जो होती है अपने आप चाइल्ड एलिमेंट के अंदर भी आ जाती है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं लाइक कलर, कुछ नहीं होती लाइक बॉर्डर। चलो हम इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक। आप सिंपली आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने बॉडी को सेलेक्ट करा यहाँ पे, एंड आपने क्या करा, बॉडी के अंदर कलर डाल दिया, कौन सा भी कलर चाहिए मुझे, एक्वा मरीन, ठीक है। देखो हमने कलर डाला बॉडी के अंदर एक्वा मरीन। अब जितने भी यहाँ पे भी देखो कुछ क्लैश हुए हैं, किस किस के बीच में क्लैश हुए हैं, देखो अब मैंने बताया था ना जो आपकी इनलाइन सीएसएस होती है उसके बाद आईडी आती है, तो इसने आईडी वाले को ले लिया और इसका कलर चेंज नहीं करा, ठीक है। तो हम सिंपली इनको अभी हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, हम इसको यहाँ से उड़ा देते हैं। चलो कंट्रोल स्लैश करके कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखो आपने कुछ डिफरेंस नोटिस करा, जब मैं कुछ यहाँ पे कमेंट करता हूँ तो किस तरीके से होता है, देखो कुछ एरोज बन के आ गए, है ना। बट वहीं पे अगर मैं यहाँ पे कुछ कमेंट करता हूँ तो इस तरीके से कमेंट हो रहा होता है हेड टैग के अंदर, ओके। ये कुछ डिफरेंस था वो। चलो मैंने क्या बताया, मैंने बॉडी टैग यूज़ करा था, मैंने उसके अंदर कलर डिफाइन करा एक्वा मरीन, किसका, टेक्स्ट का। बट इसने तो सब में दे दिया बॉडी में, बट देखो बॉडी टैग के अंदर देखो ये बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग को मैंने दिया था कलर एक्वा मरीन, ठीक है। बट इसने तो इसको भी दे दिया, पैराग्राफ को भी दे दिया, आर्टिकल को भी दे दिया, सबको दे दिया। सो ये होती है इनहेरिटेंस, ठीक है। ये होती है इनहेरिटेंस। मैंने बॉडी टैग को जो कलर दिया उसने अपने चाइल्ड एलिमेंट को भी दे दिया सब कुछ, क्योंकि बॉडी एक पेरेंट एलिमेंट है और इसके अंदर सारे पैराग्राफ जो है चाइल्ड एलिमेंट है, कुछ आर्टिकल्स भी जो है चाइल्ड एलिमेंट है। सो ये होता है इनहेरिटेंस, जब एक पेरेंट एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी अपने चाइल्ड एलिमेंट को भी दे देता है, ठीक है। लेट्स सपोज यहीं पे मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ बॉर्डर, एक बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल का, ठीक है। बॉर्डर में देखो ये नहीं दिया बिकॉज ये प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं है, आप बॉडी को दे रहे हो, ठीक है। तो उससे इस पर तो आया नहीं ना, ठीक है। तो ये होता है आपका किस चीज़ का, देखो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम थोड़ा और डिफाइन करते हैं। सॉलिड चाहिए 1 पिक्सल चाहिए मुझे, एंड मुझे चाहिए कितना, हमको चाहिए रूट, हम चाहिए ब्लैक कलर में चाहिए। चलो देखो अब इसने जो सबको तो दिया नहीं, इसने देखो जब मैंने कलर दिया इसको, सब बॉडी ने अपने सब चाइल्ड एलिमेंट को भी ये दे दिया क्या, कलर। और जब मैंने बॉर्डर दिया सो बॉडी ने सिर्फ अपने ऊपर बॉर्डर बनाया, ना कि अपने हर एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये होती है इनहेरिटेंस। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनहेरिट हो जाती हैं, बट कुछ होती हैं जो नहीं होती, लाइक बॉर्डर जो नहीं हो रही, कलर जो हो रही है, ओके। आई होप आपको इनहेरिटेंस वाला पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो अब हम आते हैं सोर्स ऑर्डर के अंदर। जब आपने इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस को जब समझ रहे थे, सो आपने ये देखा था भाई देखो जब भी आप अगर एक्सटर्नल सीएसएस को बाद में लिंक कर रहे हो, ठीक है, स्टाइल टैग के बाद में लिंक कर रहे हो, सो एक्सटर्नल सीएसएस लग रही होती है। बट अगर आपकी जो स्टाइल टैग है वो बाद में आ रहा है, सो स्टाइल टैग वाला लग रहा होता है। कन्फ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा, चलो समझते हैं सो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। देखो जब मैं यहाँ पे एक्सटर्नल सीएसएस को लगाता हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं इसको ओपन करता हूँ सीएसएस फाइल को, ठीक। मैं इसको यहाँ सब हटा देता हूँ, कंट्रोल इसको डिलीट करो, एक नया यहाँ पे बनाओ। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे करते हैं पैराग्राफ को यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हेलो आई एम अ बॉय, सिंपल, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ स्टाइल टैग को यूज़, स्टाइल टैग, स्टाइल, यहाँ पे मैं पैराग्राफ को स्टाइल देता हूँ कि इसका कलर जो है वो कर दो रेड, ठीक, कलर जो है रेड कर दो। स्टाइल को हम यहाँ पे खोलते हैं, चलो इसको देखो ये रेड हो गया। बट अगर मैं यहीं पे स्टाइल करूँ इसको पैराग्राफ को, तो यहाँ पे तुम इसका कलर जो है ब्लू कर दो, ठीक, ब्लू कर दो। अभी इफेक्ट तो आया नहीं, इफेक्ट इसलिए नहीं आया बिकॉज अभी मैंने लिंक नहीं करा। अब देखो अगर मैं इसको इस स्टाइल टैग से पहले लिंक करता हूँ, ठीक है, स्टाइल टैग से पहले लिंक करता हूँ, तो देखो कलर तो अभी रेड ही है। ऐसा क्यों, बिकॉज देखो स्टाइल टैग बाद में आया है, तो इसने स्टाइल का कलर ले लिया, ना कि इसने इसका लिया। अब मैं यही चीज़ अगर दोबारा से रिपीट करूँ, बट अब मैं स्टाइल टैग के बाद ये कलर डाल दूँ, देखो अब इसने ब्लू कलर ले लिया। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे अब सोर्स मैटर कर रहा है, सोर्स ऑर्डर मैटर कर रहा है। बिकॉज देखो लिंक बाद में हुआ है, तो उसने एक्सटर्नल सीएसएस का कलर डाल दिया।
बट वहीं पर अगर मैं इसको ऊपर डाल रहा था, जब मैं इसको ऊपर डाल रहा था, सो अपना कौन सा कलर दे रहा था, जब वो वाला जो नीचे है, ठीक है। सो ऑर्डर मैटर करता है कब, जब इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के बीच में क्लैश हो रहा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। फिर से एक बार रीड मान लीजिए, वो समझ में आ जाएगा कि जो भाई हायर प्रायोरिटीज होती है वो होती है जो बाद में आ रहा होता है, ठीक। अभी इंपॉर्टेंट वाला भी है, देखो ये मैंने आपको बताया सिंपल क्या होता है कि भाई इंपॉर्टेंट कब, जब आपकी जैसे अभी देखो कौन सा कलर है, अभी रेड कलर है ना, बट अब मैं इसको यहाँ पे आके Ctrl+C करके हटाता हूँ एंड इसको नीचे डाल देता हूँ, तो कौन सा कलर आएगा बताओ, ऑब्वियस सी बात है ब्लू आएगा। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि यही कलर है रेड वाला, सो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दूँगा, देखो रेड कलर आ गया ना। अब इसको भी यहाँ से हटाता हूँ एक बार और इसको वापस ऊपर कर देता हूँ, चलो इसको ऊपर ही आन दो, हाँ। बट अब मैं वो चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ सेम कि भाई इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, सॉरी इम्पोर्टेंट, देखो अब ब्लू आ गया। अगर मैं इसको हटाऊँ, देखो रेड आ रहा है, देखो भाई ऑब्वियस ही बात है सोर्स ऑर्डर के हिसाब से तो रेड आएगा, बट जैसे ही मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ ब्लू आ गया, बल्कि मैंने CSS तो बाद में लिंक नहीं करी, स्टाइल बाद में। सही होता है आपका इंपॉर्टेंट, भाई जहाँ पे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दोगे ना, इसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बस वही होगा, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क हो जाएगा उसी की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो ये 4 बेसिस पे आपकी CSS जो होती है किसी भी एलिमेंट को प्रॉपर्टी दे रही होती है जो आपने उसको डिफाइन कर रखी है, ठीक है। आई होप आपके बात समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई ना, एक बार थोड़ा सा पीछे जाइएगा, दोबारा से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगी कि मैंने प्रैक्टिकली समझाया आपको ये बात, ठीक है। सो आई होप आपके बात समझ में आई होगी। हम आगे क्लास को अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे एंड आई होप आप हमें वहाँ पे मिलोगे। सो बाय।